गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न ऐसे करंट अफेयर्स जो कि हमारे जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग लास्ट यहाँ पे सिक्योरिटी देख लिए थे, बट इकॉनमी की कुछ लेसन यहाँ पे बची हुई है जिसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडिया एंड ग्लोबल इंडाइसेस के साथ। फिर नेशनल स्ट्रैटेजी लाया गया है सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए। इन दोनों आर्टिकल को देखने के बाद यहाँ पे हम लोग जो शॉर्ट्स में यहाँ पे न्यूज़ है उसे भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे आपकी ये जो लेसन आ रही है इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हो और इसे सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया एंड ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया में आप देखो कि रिपोर्टेड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है 2022, इसमें एक्स्ट्रा पोलिटिशियंस एंड अनफाउंडेड एजम्पशंस यहाँ पे देखने को मिला, जिसके कारण हमारी जो रैंकिंग है वो बॉटम में है। कहने का मतलब है कि हम लोग इस इंडेक्स के रैंकिंग से बिल्कुल खुश नहीं है, जहाँ पे हमारी रैंकिंग बहुत ही नीचे लाया गया है। जो कि हमारे यहाँ आप देखो, हमारे यहाँ नहीं, एक येल एंड कोलंबो यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इसमें इनके द्वारा यहाँ पे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये लाया जाता है, जिसमें 180 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ देखा जाता है और इकोसिस्टम वाइटलिटी देखी जाती है। टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो 40 पैरामीटर्स ये लोग यूज़ करते हैं और 11 इश्यूज़ कैटेगरी है इनकी, जिन पे ये सारे कंट्रीज़ को यहाँ पे देखते हैं कि कौन कितना अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाया है। इंडिया का ऑब्जेक्शन है, हमारी ऑब्जेक्शन ये है कि हमारी जो वेटेज है इंडिकेटर का वो कम कर दिया गया है, और जो अगर वेटेज कम भी किया गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं बताया गया है। साथ ही यहाँ पे शॉर्टर टाइम पीरियड है। इट मीन्स कि न्यू इंडिकेटर जो यहाँ पे प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन लेवल यहाँ पे है, तो इसका 10 ईयर्स है। लेकिन अभी आप देखो कि इस जो इंडिकेटर्स है उसका शॉर्टर टाइम पीरियड रखा गया है, 10 साल ही रखा गया है। तो इसमें हम लोग कितने फास्ट तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम कर पाएंगे। और नॉन इंक्लूजन किया गया है कुछ इंडिकेटर्स, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी देखना चाहिए। हमारे देश में आप देखो कि हम लोग यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सके, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो वन ऑफ द इंडिकेटर तो ये होना ही चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस देख रहे हो और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी नहीं देख रहे हो कि कौन कंट्री अपने देश में जो है नेचुरल चीज़ों से एनर्जी का जनरेशन कर रहे हैं, तो फिर तो ये गलत है। तो इसके बारे में एक पॉइंट आउट किया गया है कि एटलीस्ट इस तरीके के इंडिकेटर को इंक्लूड करना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट जनरेशन देखना चाहिए पर कैपिटा, जो कि सस्टेनेबिलिटी की अगर ये लोग बात करते हैं तो उससे ये दोनों टॉपिक काफ़ी क्लोज है। बेयर रिफ्लेक्शन है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की अगर ये लोग बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा हो गया, या फिर यहाँ पे CBDRRC है, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पेक्टिव यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ प्रिंसिपल जो है ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उस तरीके से नहीं यहाँ पे मेजर किया गया है। और हमें जो है, हमने यहाँ पे आप देखो कि सारे कंट्रीज़ ने गोल रखा है कि 2050 तक जो है नेट ज़ीरो का टारगेट है। इट मीन्स कि जो इमिशन हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका नेट ज़ीरो का टारगेट 2050 रखा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2070 अगर रखे हैं, हमें 20 साल और चाहिए कि हम लोग अपने देश में ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है उसको कम कर सके। तो उसके लिए हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए, उसके लिए उस तरीके से परफॉर्मेंस चेक होना चाहिए। बट ये 3 पॉइंट यहाँ पे हमारे द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो वेटेज इंडिकेटर में कम किया गया है, तो क्यों किया गया है इसका रीज़न बता दीजिए। साथ ही सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरत है, उन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया एज एन इंडिकेटर। साथ ही थर्ड है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की जो बात करते हैं और नेट ज़ीरो की बात किया जा रहा है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कुछ और है, हमारे देश में कुछ और टारगेट है, तो उसको भी यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा गया। अब ग्लोबल इंडाइसेस और उनका यूटिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हो कि ग्लोबल जेंडर गैप है, जो कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी हो गया, एजुकेशनल कितना अटेनमेंट हो रहा है, लोगों की हेल्थ और सर्वाइवल कितनी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है, तो ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे चेक करता है। ठीक है, तो देखिए और भी इतना डिटेल्स में आपको पढ़ने का इसमें ज़रूरत नहीं है। सबसे बस आपको यही पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिसमें हमारी रेटिंग आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, ये आपका रिलीज़ किया जाता है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। इंडिया का क्या पोजीशन है, तो इन कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और यहाँ पे हमें इशू क्या है, तो इशू है कि इंडिया का क्वेश्चन है लोकस स्टैंड आई, और क्या यहाँ पे इश्यूज़ है, बायसनेस है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि इंडिया का आप देखो कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ अफ़गानिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इन सारे देशों से तो हमारी यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम आपको देखने को मिलेगा, बट हमें भी इसी कंट्री के कैटेगरी में ला के रख दिया गया है, तो ये हमें परेशानी है यहाँ पे। सेकंड आप देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जो कि रिपोर्टर्स विद सेंस फ्रंटियर्स के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन कितनी है,
तो 150 दिया है आउट ऑफ 180। अब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया को तो एक आप देखो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया मीडिया के लिए। जस्ट 6 प्लेसेस है, हम लोग यहाँ पे आगे है अफगानिस्तान से, और 7 प्लेसेस हम लोग आगे है पाकिस्तान से। तो इतनी बुरी कंडीशन नहीं है हमारे देश की मीडिया की जितनी बुरी कंडीशंस जो है ये रिपोर्टर ने और ये रिपोर्ट्स ने दिखा दिया। साथ ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देख सकते हो जो कि कॉमन यहाँ पे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ है जिनके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पे भी हमारी रैंकिंग आप देख सकते हो कितनी पुअर है, हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। 101 आया हमारा 116 में। इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट किया है कि यहाँ पे आप देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो एस्टिमेट है, यहाँ पे इनकी एस्टिमेट यूज़ किया गया है जिसमें ओपिनियन पोल है ना कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। यानी कि ओपिनियन के आधार में देख लिया गया कि हाँ इंडिया जैसे देशों में कितनी भूखमरी है, डेली रोज़ कितने लोग जो है भूखे सो रहे हैं। ये नहीं कि एक इनका अपना मेथोडोलॉजी होना चाहिए, उसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे चेक नहीं किया और मार्क्स ऐसे ही दे दिया। डेमोक्रेसी इंडेक्स है जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की जाती है। इसमें हमारी जो रैंकिंग है वो 46 आउट ऑफ 167 है। तो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का स्कोर जो है वो रिकवर हुआ है 6.61 से 6191, बट अभी भी हम लोग जो है यहाँ पे फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आ रहे हैं। तबकि आप हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी देख सकते हो कि बिल्कुल ही कोई भी दिक्कत है नहीं। एक पार्टी हटती है तो दूसरी पार्टी आराम से जो है सत्ता में आ जाती है। ऐसा नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ में आप देखो कि एक पार्टी हटने का नाम ही नहीं लेती अगर वो हार गई इलेक्शन में। तो ऐसा नहीं है, फिर भी हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, लेकिन हमारी यहाँ पे जो स्टेटस है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। इस चीज़ से हमें परेशानी है। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है जो कि हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको लाया जाता है, और यहाँ पे भी रैंक आप देख सकते हो 131 दिया है आउट ऑफ 184। यहाँ पे भी इंडिया का जो रैंक है वो मोस्टली अनफ्री कहा गया है, यानी कि फिजिकल हेल्थ में आप देखो कि हम लोग अनफ्री है, डेफिसिट है, घाटे में चल रहे हैं और हमारे यहाँ कर्ज बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है जो कि हमारा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड। तो ये फ्रीडम हाउस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें हमारी 100 में 66 स्कोर है। यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो पार्टली फ्री कैटेगरी में रखा गया है कि हम लोग आधा आधा यहाँ पे फ्री है। तो ये भी आप देख सकते हो कि ये सारे कुछ इंडेक्स है जो कि किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है और इसमें हमारी रैंकिंग क्या है। ये 3 जो यहाँ पे कॉलम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 4th आपको इशू पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बाकी अब आते हैं नेक्स्ट में जो कि है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। अब ये नेशनल स्ट्रैटेजी है तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली आप देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गोल नंबर 8 है, 12 है, 14 है, जो कि यहाँ पे इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के बारे में बात करता है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन एंड मैरीन रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। ये 8, 12 और 14। तो टूरिज्म को भी यहाँ पे एक टारगेट रखा गया है। आप देखो कि SDG जो टोटल यहाँ पे 17 गोल है उसमें से अगर 8 की बात करें तो ये कहते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारे यहाँ या फिर किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो वो सस्टेनेबल तरीके से हो। सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि आज के डेट में हम लोग जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आगे आने वाले जनरेशन को भी वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज की उपलब्धि हो सके, उनको मिल सके। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग यहाँ पे खा पी के निकल गए। साथ ही इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो और भी जीव जंतु जो है उनको कोई नुकसान नहीं हो। 12 है यहाँ पे कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अगर हम लोग कंजप्शन भी कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो वो भी हिसाब से करें। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए कंजप्शन ही ना हो, ठीक है, और कंजप्शन ही इतना हो जाए कि हम लोग जो है यहाँ पे बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं उनको हम लोग यहाँ पे बर्बाद करें। साथ ही 14th अगर आप देखो तो लाइफ ऑन अर्थ है, लाइफ बिलो अर्थ है। तो यहाँ पे आप देखो कि ओशन और मरीन रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है। प्लास्टिक पॉल्यूशन एक कॉज ऑफ कंसर्न है आज के डेट में, तो इसलिए टूरिज्म पे ध्यान दिया जा रहा है कि लोग अगर सी बीच देखने आते हैं प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह वहीं फेंक देते हैं, जिसके कारण हमारे जो मेरीन रिसोर्सेज है और जो ओशन में रहने वाले जितने भी स्पीसीज़ है उनको परेशानी होती है सर्वाइवल में, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे यहाँ टूरिज्म सेक्टर का क्या हाल चाल है। GDP कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो 2020 में 4.7 तक था, जो कि थोड़ा घट गया था क्योंकि उस समय पेंडेमिक का टाइम था। लेकिन रियल फैक्टर 2019 में अगर हम लोग देखें तो 7% तक हमारे GDP में कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म में। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे 7.3% तक टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। 3rd लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है हमारा देश, और इंडिया की रैंक अगर आप देखो तो 117 में से 54th है, वो भी ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। और ये किसका है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये इंडेक्स है, ठीक है। 3 बेसिक प्रिंसिपल रखा गया है कि कैसे हम लोग अपने टूरिज्म को सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल करना है, यानी कि इन्वायरमेंटल रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। एसेंशियल जो इकोलॉजिकल प्रोसेस उसको मेंटेन करना है।
कंजर्व करना है जितने भी हमारे नेचुरल हेरिटेज और बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि टूरिज्म आते हैं तो बेसिकली जो भी देश में नेचुरल हेरिटेज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, वही सारी चीज़ों को देखने आते हैं। तो बेसिकली उसको कंजर्व करना है, उसको मेंटेन करना है, जिससे कि यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश हो। सोशो कल्चर, अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो सोशो कल्चर ऑथेंटिसिटी है होस्ट कम्युनिटीज़ का, उसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। साथ ही कंजर्व करना है जितने भी लिविंग कल्चर हेरिटेज हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं। साथ ही कंट्रीब्यूट करना है जो इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है और टॉलरेंस है। फाइन। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ऑपरेशन होना चाहिए। देखिए कोई भी अगर मॉन्यूमेंट्स है उसको देखने के लिए अगर दूर से लोग आते हैं, जैसे ताजमहल वगैरह है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि बहुत तरीके की दुकान होंगे अगल बगल। अगर वहाँ पे होटल है तो लोग वहाँ पे जाके स्टे करेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे। कुछ शॉपिंग मॉल्स वगैरह है तो वहाँ से लोग खरीदेंगे, ठीक है। घूमने कभी हो, कुछ एडवेंचरस हो तो वो सारी चीज़ें करेंगे अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होंगे। साथ ही यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेगा सारे स्टेक होल्डर्स को, जो भी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। साथ ही पॉवर्टी एलिविएशन होगा, लोगों को एक तरीका मिल जाएगा जॉब करने का, अपना बिजनेस करने का, और वो अपनी गरीबी मिटा पाएंगे अगर टूरिज्म सेक्टर में हम लोग बेटर तरीके से ध्यान दे सके तो। अब ये नेशनल स्ट्रैटेजी लाने की ज़रूरत क्यों थी? सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी को ही फ़ायदा हो, सारे कम्युनिटीज़ जो हमारे देश में रहते हैं उन सबको यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए। इंडिया की रैंक काफ़ी पुअर है सस्टेनेबिलिटी में, 96 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म इन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, 128 हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल में है, जो कि बहुत ही पुअर है। तो यानी कि हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोविड-19 क्राइसिस है जिसके कारण आप देख सकते हो कि बहुत सारा एफर्ट्स जो है वो यहाँ पे रखा रह गया, और तो इसलिए आप देखो कि बहुत सारे जो टूरिज्म में ओरिएंटेड कंट्रीज़ थे उनको बहुत ही नुकसान हुआ। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि टूरिज्म में कितना अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो नेशनल स्ट्रैटेजी लाया गया, इसका एम है कि बेसिकली जो इंडियन टूरिज्म सेक्टर है उसको और ज़्यादा बूस्ट करना है, एक मोर रेजिलिएंट, इंक्लूसिव, कार्बन न्यूट्रल और रिसोर्स एफिशिएंट टूरिज्म लेकर आना है। इसका विज़न है कि इंडिया का जो है, इंडिया को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन लेकर बनाना है। साथ ही इसका मिशन है कि हम लोग इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट को इंक्रीज़ करें, और साथ ही साथ कुछ स्ट्रैटेजिक पिलर्स है जिसको यहाँ पे देखना है, जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नेचुरल हेरिटेज को हम लोग प्रोटेक्ट करें, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को हम लोग प्रमोट करें, साथ ही सोशो कल्चर सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें, स्कीम्स लेकर आए जो सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म है। तीन सारे मुद्दों पे हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है। अदर भी कुछ स्टेप्स लिया गया है जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की जाती है तो हमारे देश में आपको पता है इनक्रेडिबल इंडिया पे फोकस किया जाता है और उसको प्रमोट भी किया जाता है, जिससे हम लोग अपने ब्रांड को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर सके और जिसके बेसिस पे टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही हम लोग जो ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल है उसको यहाँ पे आप देखो कि इंडिया के द्वारा अडैप्ट किया गया है कुछ क्राइटेरिया, जिससे कि कैसे हम लोग अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल टूरिज्म में अडॉप्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की अगर बात करें तो इनके द्वारा सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया फॉर इंडिया लाया गया है, जिसका एम है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल प्रैक्टिस इस टूरिज्म सेक्टर में लेकर आना है। ठीक है, तो ये सारी बातें रही इस टॉपिक के बारे में। आइए कुछ छोटे छोटे जो आर्टिकल्स है उसे देख लेते हैं। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम है। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम मुझे लगता है 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में था और तब से ये प्रॉब्लम चलते ही आ रहा है। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि दो जगह प्रॉब्लम है, एक तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में प्रॉब्लम है, एक फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो यानी कि जो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारा यहाँ पे बिगड़ा हुआ है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। फिजिकल डेफिसिट यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे पास जो है रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रहा है। स्टैगफ्लेशन की एक सिचुएशन होती है जिसमें कि अगर हम लोग देखें तो हाई इन्फ्लेशन होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। जिस देश में ये स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन आती है ना, वो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इट मीन्स कि सदियों लग जाएंगे कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वापस से रिवाइव कर सके। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है ट्विन डेफिसिट का। तो यहाँ पे आप देखो कि एक तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों सेक्टर यहाँ पे मार खा रहा है, यानी कि एक तो हमारे यहाँ पे बैंक बर्बाद हो रहा है, दूसरा हमारे यहाँ पे ट्रेड बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे ट्विन डेफिसिट जो है ये लॉन्ग टर्म और हायर डेफिसिट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमारी सेविंग कम हो पा रही है, हम लोग बेटर तरीके से सेविंग नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट रेट हमारा शिफ्ट होते जा रहा है, एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम हो रही है, हायर बोरोविंग देखने को मिलेगा कि हम लोग अब्रॉड से बोरोविंग वगैरह कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए जिससे कि ट्विन डेफिसिट से हम लोग ओवरकम कर सके? तो सबसे पहले आप देखो कि फिस्कल कंसोलिडेट करनी चाहिए। इट मीन्स कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको थोड़ा टाइट करना चाहिए। साथ ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमें जो है बाहर से मंगानी नहीं चाहिए। इंपोर्ट पे कम ध्यान देना है, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है।
फेयर वैल्यूशन करना है रुपीज़ की। हमारी रुपीज़ की भी वैल्यू जो है आप देख सकते हो डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी डिप्रिशिएट हो चुकी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करना है कि जिससे कि हमारे देश में कैपिटल इनफ्लो होते रहे, यानी कि बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे देश में आए, कैपिटल अपना जो है एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करे जिसके थ्रू जो है कैपिटल इनफ्लो हो। फिजिकल डेफिसिट कहने का मतलब है कि शॉर्टफॉल हो गया, यानी कि गवर्नमेंट को इनकम उतना नहीं आ रहा जितना ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं। अब रीज़न क्या है डेफिसिट का कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है कि डीमोनेटाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ा था। उसके बाद जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ और उसके बाद कोविड-19 है। तो बैक टू बैक ये 3 जो है शॉक हमारे इकॉनमी को पड़ा है, जिसके कारण जो है ये डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो 2 मेन अकाउंट होते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितना गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं उसकी रिकॉर्ड होती है, ठीक है। रीज़न कहा जा रहा है कि हम लोग जो है एनर्जी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि ऑयल आप देखते हो कि मोर देन 80% जो है हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इम्बैलेंस हो गई कि इंपोर्ट का जो रेट है वो बढ़ गया और एक्सपोर्ट वो कम हो गया। नेक्स्ट है यूएस फेडरल रिजर्व्स हाइक्स इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है यूएस का वो यहाँ पे बढ़ चुका है। रिसेशन और इसकी फैक्टर्स की अगर बात करें, रिसेशन यानी स्लो डाउन, इकॉनमिक ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बिजनेस साइकिल का देखें तो ये पार्ट ऑफ नेचुरल बिजनेस साइकिल है, जैसे कि रियल फैक्टर हो गया, सडन चेंज देखने को मिला जो इकॉनमिक कंडीशन है। फिनेंशियल फैक्टर है जैसे कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, ओवर एक्सपेंशन हो गया हमारा, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिकेटर्स ऑफ रिसेशन क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे कि रिसेशन आ गया। तो भाई रियल जीडीपी जो है ना उसमें डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि लोगों की इनकम में डिक्लाइन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके कारण आप देखो कि अगर आपके हाथ में पैसे नहीं रहेंगे तो आप खर्चे भी नहीं करोगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो है रिसेशन आ रहा है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व है, यानी कि जब जितना आप मान लो कि एक बीज लगा रहे हो तो उससे पैदावार ज़्यादा हो रहा है, 4 बीज लगा रहे हो तो उससे पैदावार कम आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे यील्ड भी कम आ रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे परेशानी ही हो रही है। बिजनेस साइकिल आप देखो जब ये पिक पे होता है, और रिसेशन करने का मतलब कि जब ये डाउन होने लगता है, और जब ये पूरा डाउन हो जाता है तो इसे डिप्रेशन कहते हैं, और जब ये फिर उभर कर आता है तो इसे एक्सपेंशन कहते हैं। सो दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड फॉर पीएफएमएस, पब्लिक यहाँ पे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक सिंगल यहाँ पे डैशबोर्ड लाया गया है। तो ये इनिशिएटिव है जो कि पीएफएमएस का ही पार्ट है, यहाँ पे रिफॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर है जीएसटी कंपनसेशन सेस लिवाई एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे जो कानून आया था जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पीरियड ऑफ लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सेस रूल्स 2022, तो कंपनसेशन यहाँ पे सेस है जो कि कंटिन्यू है कि अब 2022 के जुलाई से लग रहा है, तो ये 2026 तक ही लगेगा, जो यानी कि जितने भी स्टेट को यहाँ पे अपने रेवेन्यू कलेक्शन में जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए कंपनसेशन यहाँ पे एक्ट लाया गया। तो सेस लगाया जा सकता है जो कि यहाँ पे आपका 30 जून 2022 को ये एंड हो गया है, बट जीएसटी काउंसिल जो है ये डिसाइड किया कि इसको फिर से एक्सटेंड करो, ठीक है। सेस क्या होता है? सेस होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ टैक्स जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है, जस्ट लाइक एजुकेशन टैक्स हो गया, इन्वायरमेंटल टैक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। और जो सेस है वो लगाना और कलेक्ट करने का अधिकार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेस से कलेक्टेड जो पैसे होते हैं उसको यहाँ पे स्टेट के साथ वो शेयर नहीं करते हैं। जीएसटी जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे लगता है। स्टेट को यहाँ पे एश्योर किया गया कि कंपनसेशन मिलेगा उनके रेवेन्यू लॉस का, और वो भी 5 पीरियड्स के लिए यहाँ पे रखा गया है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, EU के द्वारा यहाँ पे इक्विवेलेंस स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, इसकी हेडक्वार्टर यहाँ पे गांधीनगर में है। साथ ही ये यूनिफाइड अथॉरिटी है फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, ठीक है। नियो बैंक इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप रेजर पे एक्स देख सकते हो, यानी कि ऑनलाइन बैंक आ चुका है। अब आपको दौड़ के बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक वाली सारी फैसिलिटी आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो ये फिनटेक फर्म्स है जिसमें कि डिजिटल प्रेजेंस है इसका, और नियो बैंक का कोई बैंक लाइसेंस नहीं होता है अपना खुद का, ठीक है। और ट्रेडिशनल बैंक जो है वो ओमनी चैनल अप्रोच यहाँ पे फॉलो करते थे। कहने का मतलब है कि उनका फिजिकल भी होता था, यानी कि उनका आप ATM ब्रांच वगैरह भी देखोगे, और एक बैंक का हर एक जगह जो है दूसरे ब्रांच होते थे, और डिजिटल बैंकिंग प्रेजेंस भी है, इसको हम लोग ओमनी चैनल कहते हैं। बट ये जो न्यू बैंक है ये ओनली डिजिटल ही होगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है?
तो सबसे पहले जो डिजिटाइजेशन की बात की जाती थी, अब इनोवेशन और कस्टमाइजेशन ऑफ सर्विस जो है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। एमएसएमई सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। और चैलेंजेस है कि सारे लोगों को समझ में नहीं आता अभी तक, तो बहुत सारे लोग जो है फ़ोन ऑपरेट नहीं कर पाते, पता नहीं ऑनलाइन बैंक सर्विस कैसे यूज़ करेंगे। पर ठीक है, एक विन विन सिचुएशन आप कह सकते हो कि हर तरीके से जो है कुछ नया होना चाहिए, तो ये भी नया है। गूगल टैक्स है, आपको पता है हमारे देश में इक्वलाइजेशन लिवाई होता है, या फिर इसको गूगल टैक्स कह सकते हैं। जितनी भी कंपनीज़ है जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट है, वो सर्विस हमारे देश में प्रोवाइड करती है ना, तो उनके लिए यहाँ पे इक्वलाइजेशन टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इक्वलाइजेशन लिवाई जो है एक इंटरिम मेजर्स है, जिसमें कि जो भी इश्यूज़ यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन का हो रहा है उस पर ये लगाया जाता है। ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म लाया जा रहा है, OECD का ये 2 पिलर प्लान है जो कि यहाँ पे 140 नेशंस के द्वारा एग्री किया गया है। ठीक है, साथ ही अगर देखिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, AIF है, तो सेबी के साथ द्वारा यहाँ पे न्यू गाइडलाइंस लाया गया है। साथ ही AIF की बात करें जिसमें कि हर एक इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे एटलीस्ट 70 करोड़ तक इन्वेस्ट करेंगे। और AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड एक तरीके का फ़ंड है जो कि इस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेट इंडिया में किया गया है, और प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जिसमें कि फ़ंड वगैरह जो कलेक्ट किया जाता है वो कुछ इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है, चाहे वो इन्वेस्टर्स इंडियंस हो या फॉरेनर हो। ओके, हाइब्रिड सिक्योरिटी की बात करें तो सेबी है जिनके द्वारा 20 मेंबर कमेटी सेटअप किया गया है KV कामत के रिकमेंडेशन के तहत। यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दिया गया था कि हाइब्रिड सिक्योरिटी होना चाहिए। इसका पर्पस यही कि हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ का ग्रोथ हो और ईज़ ऑफ इशुएंस हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि हाइब्रिड सिक्योरिटी में क्या है, बॉन्ड हो गया, हाइब्रिड हो गया, इक्विटी हो गया, इन दोनों का मिक्सअप कहा जा रहा है। इसमें रिटर्न और रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स अब टेलीकॉम सेक्टर में आ गया है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे कहा गया है कि प्रपोज्ड एडिशनल इंसेंटिव्स रेट जो है 1% का दिया जाएगा जितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, 2022-23 के बजट में ये प्रपोज किया गया है कि वैसी स्कीम्स होंगी जहाँ पे हर एक सेक्टर में अगर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा तो उसमें सरकार जो है इंसेंटिवाइज करेगा। ठीक है, अब ये जो डिज़ाइन लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है ये दोनों के लिए है, मीडियम और स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के लिए है, MSME के लिए है, नॉन MSME के लिए, जिसमें डिजिटल और डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों कंपनीज़ है, बाहर की कंपनी और अपने घर की कंपनी दोनों हैं। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम लाया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि टैलेंटेड और फॉरवर्ड थिंकिंग और डायनेमिक यंग जो प्रोफेशनल्स है वो आ सकते हैं इस स्कीम में। सागरमाला एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि 2015 में इसको लाया गया था, जिसमें इंडिया की जो लॉजिस्टिक सेक्टर परफॉर्मेंस है ना उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, जन समर्थ पोर्टल है, तो PM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा। जन समर्थ पोर्टल एक डिजिटल पोर्टल है जिसमें कि 13 जो क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको लिंक किया गया है एक ही प्लेटफॉर्म में। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारे बेनिफिशरीज़ को बेटर तरीके से यहाँ पे ईज़ हो पाएगा कि वो एक्सेस कर पाए, और इससे एक गाइडेंस भी मिलेगा बेनिफिशरीज़ को कि वो अपनी सब्सिडी, जितनी भी चीज़ों में सब्सिडी मिलेगी उसके लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, वो उसको चेक कर सकते हैं। ये क्या है कि मल्टीपल यहाँ पे आप देखो इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि आप जो डिफरेंट स्कीम्स थी उसको एक जगह ला के रख दिया गया है। निर्यात है, निर्यात एक पोर्टल लाया गया है, ये 1 स्टॉप प्लेस है फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन जो कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड के बारे में है, और यहाँ पे आपको एक ही जगह निर्यात से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है जो कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया में आप देखो कि एक शार्पेस्ट राइज देखने को मिला है एशियन इकॉनमीज़ में, और 6 पोजीशन जंप हम लोग हुए हैं, यानी कि पहले 37 था, 43rd से हमारा 37 में हम लोग आ चुके हैं। तो हमारी यहाँ पे रैंकिंग इंप्रूव हुई है, इसका ध्यान रखना है। फिर स्पेशल 301 रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आप लोग देखो इंडिया जो है अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आ चुके हैं 6 अदर कंट्रीज़ के साथ, जो कि अर्जेंटीना, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया और वेनेजुला है। इस रिपोर्ट में क्या है कि मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन बताया गया है इंडिया और US के बीच में। साथ ही सेक्शन 3 जो इस रिपोर्ट का है वो ये डील करता है कि क्या क्वालिफाई नहीं होगा इस इन्वेंशन के तहत। ठीक है, तो इंडिया का जो पेटेंट है वो यहाँ पे इंडियन पेटेंट एक्ट हमारा 1970 का है, उसके तहत ये गवर्न किया जाता है, और ये हमारा इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 का है, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड जितनी भी कन्वेंशन है उसको हम लोग साइन कर चुके हैं, चाहे वो ट्रिप्स हो, चाहे बर्न कन्वेंशन हो। ठीक है, जो कॉपीराइट से रिलेटेड है। बुदापेस्ट और पेरिस यहाँ पे कन्वेंशन जो है उसको अभी तक हम लोग जो है इसके भी हम ये प्रोटेक्शन है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का, और पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी भी है। ठीक है, तो इतनी सारी ट्रीटी का नाम याद रखना है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे सिग्नेटरीज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइन,
सो गाइज़ यहाँ पे हमारे इकोनॉमी की लेसन फाइनली कवर हो गई है। इसे मैं एक साथ जो है मर्ज कर आप लोग को एक बार में प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप ये छोटे छोटे पार्ट में ना देखो, एक ही बार देख लो लास्ट टाइम अगर आप लोग को रिवीजन करनी है तो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सिक्योरिटी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपका इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर, ये 3 पार्ट बच गया है, एंड यस वन मोर सोशल इश्यूज़। ओके, तो हम लोग इस चारों पार्ट को जल्दी ही कवर कर लेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है और हेल्पफुल होते हैं आपके प्रिपरेशन में, तो उसके लिए लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। तब तक लिए थैंक यू।